आप जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो कहते हैं कि बड़े बुद्धिमान हैं, वो हिंदू धर्म के खिलाफ तो खूब बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, ईसाइयों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो आप लोग जो है हिंदू धर्म को नीचे गिराते हैं। मोदी जी हिंदू धर्म को ऊंचा उठा रहे हैं, एक ये बोलते हैं। फिर बात आती है कि आप जो ये सब गिन रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, लाइन में तो तब भी लगते थे, आज भी लाइन में लग रहे हैं, आज भी घर चल ही रहा है, पैसा आ रहा है। तो एक तो इस तरीके का भाव है कि हिंदुओं के खिलाफ जो देश चला, देश में सब हिंदू के खिलाफ हुआ, और गांधी ने जो किया, जो जो हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, वो सारा छोटा दिखाई पड़ता है। आइडिया ऑफ इंडिया जनता ने शायद समझा ही नहीं, जनता को समझा नहीं पाए लोग कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। और मुझे लगता है आज फिर वही गलती कर रहे हैं ये इंडिया गठबंधन के लोग कि आइडिया ऑफ इंडिया पे बात करें या किसी और धर्म की आस्था और आडंबर पे बात करें, इन पहलुओं पे बात करने के लिए जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। एक और बात मैं बताऊं सर, अभी हुआ है, शायद बता रहे थे पटना से मुझे एक साथी कि घर घर जाओ, कुछ कांग्रेस के भी लोग हैं, वामपंथी दल के भी लोग हैं, जो मुसलमानों के घर, मुस्लिमों के घर या दूसरे लोगों के घर जाकर के मेल मिलाप का भाव डेवलप कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि वहां भी भेदभाव है। आप जब सवर्ण के साथ जाते हैं मिलने के लिए, अच्छे घरों में जाते हैं, वहां जाना पसंद करते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो छोटे घरों में रहते हैं, उनके पास आप नहीं जाते हैं, वहां भी भेदभाव कर देते हैं। तो जनता में तो इस तरह का भेदभाव दिखाई पड़ता है। तो आइडिया ऑफ इंडिया हम बोलते तो हैं, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया को शायद बड़े नेताओं ने, नेताओं के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने भी नहीं समझा है, और वो जनता को भी नहीं समझा पा रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? अगर जनता को समझाना है तो कैसे समझाएंगे? आइडिया ऑफ इंडिया का विचार जो है वो तो कोई नया विचार नहीं है। हम पिछले 200 साल से इसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा चल रहा है। राजा राममोहन राय से इसकी शुरुआत हुई थी कि भारत क्या है, और भारत की खोज का काम शुरू हुआ था। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। समस्या दूसरी है। समस्या ये नहीं है कि जनता ये नहीं जानती कि भारत किसे कहते हैं। समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि क्या हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं? क्योंकि लड़ाई आइडिया ऑफ इंडिया की नरेंद्र मोदी की राजनीति के खिलाफ है। मैं एक छोटी सी चीज मैं पहले शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में आपको उसकी जटिलता का अंदाजा लगेगा। वो ये क्या है कि इटली में जो मुसोलिनी का शासन था, उसका मॉडल क्या था? उसका मॉडल ये था कि मुसोलिनी का ये मानना था कि शब्द जनता पर शासन करते हैं, इसलिए जरूरी है शब्दों को जनता के जीवन से विदा करो। कैलेंडर बदलो, नाम बदलो, नियम बदलो, पद बदलो, वर्ष बदलो, मनुष्य की धारणा बदलो और उपकरण बदलो। ये एक टोटल मॉडल था जो कि मुसोलिनी ने पूरे डिक्टेटरशिप में इटली में लागू किया था, जिसे हम लोग फासिज्म का प्रोपेगेंडा मॉडल कहते हैं। अब आप इस जो मैंने अभी ये मुसोलिनी के मॉडल की जो ये 5 पंक्तियां मैंने आपके सामने रखी हैं, आप इसे ध्यान से देखें और नरेंद्र मोदी के पिछले 9 साल से अधिक समय के कार्यकाल को देखें, तो आपको समझ में आएगा नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। रही बात इंडिया की और इंडिया के मॉडल की, तो नरेंद्र मोदी की मैं खुश होऊंगा कि नरेंद्र मोदी अगर आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करें, खुल के करें, लेकिन नरेंद्र मोदी में इतना साहस नहीं है कि वो अस्मिता की राजनीति खुल के करें। तो हुआ यह है कि नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक और बाकी उनके कैबिनेट मिनिस्टर और जो उनके प्रोपेगेंडा जो में लगे हुए लोग हैं, वो ऑफिशियल मीडिया, अनऑफिशियल मीडिया, दोनों तरह के लोग हैं। उनकी खूबी है कि वे अस्मिता का फेक तर्क शास्त्र विकसित कर रहे हैं, आइडेंटिटी का फेक लॉजिक, और उसका प्रचार ये नरेंद्र मोदी के अस्मिता की राजनीति के मॉडल की खूबी है। अगर वो हिंदू की बात करना चाहते हैं, खुल के करें, उसका लोग स्वागत करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए तो हिंदू धर्म को पढ़ना होगा, और नरेंद्र मोदी को पढ़ने से सख्त नफरत है। हिंदू धर्म को पढ़े बिना हिंदू धर्म पर बात नहीं की जा सकती। नरेंद्र मोदी की रुचि किस में है? नरेंद्र मोदी की रुचि हिंदू में नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की राजनीति का हिंदू धर्म की स्थापना से कोई संबंध नहीं है।
बल्कि ये मॉडल एकदम एकाधिकारवादी या अधिनायकवादी राजनीति का मॉडल है जिसे वो लागू करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म ये उसके एकमात्र मुखौटे हैं। दूसरी चीज जो कि नरेंद्र मोदी ने विकसित की है वो क्या है? नरेंद्र मोदी के दो पावरफुल उपकरण हैं। एक तो यह टॉर्चर करने की कला, उत्पीड़न करने की कला, और दूसरी है छिपाने की कला। सारी देश की जनता को यह बताया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी उत्पीड़न की कला में मास्टर है। हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास में ऐसा मास्टर पहले कभी नहीं आया। नरेंद्र मोदी छिपाने में मास्टर है, वो सच बताने में मास्टर नहीं है। ये दो बहुत प्रभावशाली उपकरण है जिनको नरेंद्र मोदी ने विकसित किया है। नरेंद्र मोदी ने विकसित किया है कि लोगों के अंदर नेगेटिव फीलिंग जनरेट की है। जब नेगेटिव फीलिंग लोगों के अंदर आप जनरेट कर देंगे तो वे लोग उत्पीड़न में मजा लेने लगते हैं। और यही वजह है कि अब लोग उत्पीड़न पर तालियां बजाते हैं, उत्पीड़न पर गुस्सा नहीं होते, प्रतिवाद नहीं करते। तो जनता को शिक्षित करने की जरूरत होती है। तो नरेंद्र मोदी ने चालाकी से एक काम किया कि उन्होंने अपनी जनता बना ली। अगर इंडिया को अपना विकल्प विकसित करना है तो उसे अपनी जनता नए सिरे से निर्मित करनी होगी। लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक जनता का होना बेहद जरूरी है। जिस तरह से फासिस्ट नेताओं को या तानाशाह नेताओं को फासिस्ट जनता की जरूरत होती है, उसी तरह डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेटिक जनता की भी जरूरत होती है। जनता कोई ऐसी कोई पूज्य बनी बनाई चीज नहीं है कि वो बनी बनाई है बस उसके पास जाना जरूरी है, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आखिरी चीज इस पूरे अभी के प्रसंग में जो कि ज्यादा जरूरी है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? नरेंद्र मोदी ने एक काम किया है कि उन्होंने वर्चुअल पेमेंट, वर्चुअल ऐप और वर्चुअल संवाद, ये तीन चीजें बड़े पैमाने पर विकसित की हैं। हमने सोचा ही नहीं, हमने विचार ही नहीं किया, हमने लोगों को बताया ही नहीं कि इससे सबसे बड़ा काम यह हुआ उसने जनता की मेमोरी को छीन लिया है, उसकी स्मृति को एकदम नष्ट कर दिया है। जनता अब यह सोचने के लिए तैयार नहीं है कि आज से 10 साल पहले क्या हुआ था। जनता यह भी सोचने के लिए तैयार नहीं है कोरोना में क्या हुआ था। जनता यह भी सोचने के लिए तैयार नहीं कि आज से 2 महीना पहले नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था और क्या कर रहे हैं वो। क्योंकि जनता की जो सबसे जो उपलब्धि थी जिससे जनता अपने को सुरक्षित रखती थी, नागरिक अपने को सबसे ज्यादा सुरक्षित रख सकता है, वो है उसकी मेमोरी, स्मृति। हमें जो कोशिश करनी चाहिए, लोगों की स्मृति को रिवाइव करना चाहिए, उन्हें पुनर्जागृत करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि देखो तुम्हारा लोकतंत्र कैसा था, तुम्हारी जनता की राजनीति कैसी थी, तुम्हारा संविधान क्या कहता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जनता की स्मृति को रिवाइव करने के लिए जरूरी हैं। अंत में ये नकली सहिष्णुता का वातावरण पैदा किया गया नरेंद्र मोदी के जरिए। पहले एक रियल सहिष्णुता थी, जो लोग चाहते हैं ना कि क्या मिलेगा हमें अगर इंडिया मोर्चा आया तो। कम से कम नकली सहिष्णुता और फेक न्यूज, फेक इंफॉर्मेशन और असत्य, इनसे जनता को मुक्ति मिलेगी। और ये काम बिना संवाद के संभव नहीं है। ये संवाद जैसे लोग यूट्यूब चैनल्स के जरिए कर रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं और दूसरे रूपों में कर रहे हैं, ये चीजें और ज्यादा इंटेंसिव तरीके से की जानी चाहिए। साथ साथ जनता के नीचे आंदोलन भी होने चाहिए। और थर्ड चीज जो कि बहुत जरूरी है, लोकतंत्र में जनता के हाथ में लाठी भी होनी चाहिए। लोकतंत्र जब तक जनता हाथ में लाठी लेकर नहीं उतरेगी, आप नरेंद्र मोदी को रोक नहीं सकते। इसलिए लोकतंत्र सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र में स्मृति की रक्षा का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है और लोकतंत्र में बूथ की रक्षा का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। और बूथ की रक्षा आप बिना लाठी के नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सबसे खतरनाक काम किया है अब तक के मॉडल में। वो क्या किया है? जनता के अंदर आत्मनिर्भरता के और स्वायत्तता के भाव को नष्ट कर दिया, उसे परजीवी बना दिया है। जनता को परजीविता से निकालने के लिए जरूरी है कि उसमें आत्मविश्वास के भाव को भरा जाए। आप दुनिया को बदल सकते हैं, आप समाज को बदल सकते हैं। पढ़े लिखे लोग, नए लोग, नौजवान लोग, कम जानकार लोग इस दुनिया को बदल सकते हैं। और वह बदलने की जो भावना है, ये भावना बेहद जरूरी है, बजाय इसके कि देखो और स्वीकार करो, समर्पण करो। इस फ्रेमवर्क से बाहर निकलना होगा, तभी आप नरेंद्र मोदी के बारे में जनता को जागृत कर पाएंगे। जनता को जागृत करने के लिए
जनता के समस्याओं को उठाना जरूरी है, जो कि इंडिया अलायंस ने किया है और वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। वहां सिर्फ विचारधारा की बात नहीं है, दैनंदिन जो लोगों की समस्याएं, उन समस्याओं को केंद्र में रखकर ही जनता समझेगी और उसे समझाया जा सकता है। फिलहाल इतना ही।